हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदन हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। गद्यांश का टॉपिक चल रहा है, आज गद्यांश कराएंगे और कल गद्यांश हम खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। कल के बाद गद्यांश की छुट्टी, फिर करेंगे वाक्य पुनर्व्यवस्था का टॉपिक और आप सभी लोग तैयार होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्या माइक्रोवेव कर रहा है, चलिए। तो व्हाट इज दिस आज का कल लास्ट टॉपिक है, सिर्फ गद्यांश पढ़ते रहोगे क्या आप? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला गद्यांश लगाते हैं और रवि को लगता है उधर खड़े होते हैं, तो चलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है इस तरह के गद्यांश आपको खूब खूब देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी गद्यांश है, तो आप ना इससे घबराना मत, ठीक है। कहीं सोचो मैं 4 पेज का गद्यांश आ गया, हम कैसे करेंगे? जो चीज जितनी लेंथी होगी उतनी ही सिंपल भी रहती है। अगर आप सोचोगे कि कोई लेंथी गद्यांश आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आपका सॉल्यूशन उतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और इसके आगमन की बात करें, मतलब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई करें, तो हर पीढ़ी के लिए इसके मायने अलग अलग हैं। सीधी बात है, हमसे पहले वाली पीढ़ी जो भी है वो इंटरनेट का उतना प्रयोग नहीं कर पाती जितना हम कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांतियों के शुरुआती दौर में प्रौद्योगिकी का अंतिम मकसद बड़े पैमाने पर उत्पादन था। जब ये औद्योगिक क्रांतियां हुई थी, आप सभी को पता है, क्रांतियों के शुरुआती दौर में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑटोमेशन के जरिए, क्रांतियों के शुरुआती दौर में प्रौद्योगिकी का अंतिम मकसद बड़े पैमाने पर उत्पादन था कि जितनी ज्यादा आप औद्योगिक क्रांतियां करोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन्हें बोलते हैं, तो फिर क्या होगा? बड़े पैमाने पर क्या होगा? उत्पादन भी होगा, ठीक है। उस समय वो टेक्नोलॉजी थी ना। अब यह 1990 के दशक में आरंभ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑटोमेशन के जरिए डिजिटल क्रांति का दौर देखने को मिला। तो आप समझ रहे हो ना, तो आप समझ पा रहे हैं ना कि प्रौद्योगिकी का असली मकसद क्या था? पहले उत्पादन था, लेकिन अब क्या आ गई है? डिजिटल प्रौद्योगिकी। जैसे आप डिजिटली अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना, देखने को मिला। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई, डब्ल्यू की शुरुआत हुई और इसने संचार और प्रौद्योगिकी को पूरा नक्शा बदल दिया। संचार का मतलब होता है जो रेंजेस हम सेंड करते हैं, संचार एक तरह से दूर दूर तक पहुंच को कह सकते हैं संचार, और प्रौद्योगिकी का पूरा नक्शा बदल दिया है। आज भी ऐसी पूरी पीढ़ी मौजूद है, मतलब पूरी जनरेशन मौजूद है जिसने बिना मोबाइल और कंप्यूटर वाला दौर देखा है। सीधी बात है, हमारे मम्मी पापा ने हमेशा कंप्यूटर और मोबाइल वाला दौर तो अब आ गया, आप देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, वंदना टेक्नोलॉजी है, और पहले ही लाइन में लिखा है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। मैम प्रौद्योगिकी क्या है? तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, समझ गया? पहली लाइन में लिखा है ना जी, दिमाग पे जोर ना पड़ जाए बस। जिन लोगों ने यह दौर नहीं देखा है उनके लिए इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि लाइब्रेरी में जाकर कोई जानकारी ढूंढना कितना मुश्किल हुआ करता था। आप सोचो, आप जिन लोगों ने मोबाइल वाला कंप्यूटर वाला दौर देख लिया, आप अपनी बात करो। हम भी तो जब हम 9 10 तक जब हम थे, तब तो बल्कि 7 8 तक तो मोबाइल नहीं थे इतने ज्यादा, आते भी थे तो वो नोकिया वाला आता था, छोटा सा मोबाइल, इतना नहीं था। लेकिन आज आपसे कहा जाए कि पूरा एक दिन आपको खूब कर लोगे राम जी, अगर आपको से कहा जाए पूरा एक दिन आप बिना मोबाइल के रह लो, तो कितने बच्चे कह सकते हैं कि हमें पूरा दिन बिना मोबाइल के रह सकता हूं? और जो रह सकते हैं वो ये सोचते हैं हम बहुत महान काम कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, चीजों के साथ अपडेट करना होगा। मैम अभी कितना सिलेबस बचा है बेटा? 5 और 1 महीने की तो अभी क्लासेस भी नहीं हुई है, तो सिलेबस तो अभी है ही, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी, सिलेबस तो रहेगा अभी। जिन लोगों ने ये दौर नहीं देखा उनके लिए इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है, जिन्होंने अब जैसे आज के बच्चे कभी मोबाइल के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। और रहना क्यों है? टेक्नोलॉजी का यूज तो होना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। लोगों ने ये दौर नहीं देखा, उनके लिए इस बात की कल्पना करनी मुश्किल है। लाइब्रेरी में जाके पहले क्या होता था, कोई भी रिसर्च करनी किताबों में ढूंढते थे ना, लाइब्रेरी में ढूंढते थे, कितना मुश्किल हुआ करता था। हालांकि आज ऑनलाइन तरीके से काफी आसानी से ऐसा किया जा सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जी गूगल कर लो, कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर डालो, हो जाता है ना जी। नहीं, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग नहीं है, औद्योगिक ये है, ये उद्योग की बात है, ये उद्योग की बात है, ठीक है। उसमें भी तो टेक्नोलॉजी लगती है। आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर इत्यादि है? मशीनों में भी तो टेक्नोलॉजी लगती है, मशीनों में भी तो लगती है, ठीक है। हालांकि आज ऑनलाइन तरीके से काफी आसानी से ऐसा किया जा सकता है। जिन लोगों ने टेलीफोन बूथ और एसटीडी पीसीओ के सेंटर का दौर देखा है, उनके लिए उस पीढ़ी के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए काफी कुछ है। जिन लोगों ने क्या किया कि हम तो फोन मिलाते थे, रुपए जाते थे, वो भी दूर दूर जाते थे फोन मिलाने, तो क्या करेंगे? उस पीढ़ी के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए काफी कुछ है। जो अपनी अधिकतर जरूरतों के लिए मोबाइल पर निर्भर है। हाँ, मतलब किन लोगों के लिए? वो लोग जो आजकल हर चीज के लिए मोबाइल में ढूंढ रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स उन्हें खूब बताते होंगे बिना मोबाइल के कैसे रहा जाता था। कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति के कारण आज हम पहले से कहीं ज्यादा प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, सीधी बात है। कोरोना टाइम में क्या था जो हमारे पास था? सिर्फ और सिर्फ मतलब डिजिटल चीजें ही तो थी, उसी पे हम देखते रहते थे, पता चलता रहता था, न्यूज़ देखते रहते थे, काम तो था नहीं। लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, फिर वर्क फ्रॉम होम किया ताकि क्योंकि पैसे की जरूरत थी। ऐसा थोड़ी ना कोरोना में खाना नहीं खाया जाता, खाना तो खाया जाता, और बल्कि ज्यादा पैसे की जरूरत थी, सब बीमार भी पड़े थे। तो क्या था? उस समय हमने टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया। आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षा चलाने हम ही चला रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। प्रोफेशनल्स के घर में काम करने बड़े पैमाने पर पीपीई किट के उत्पादन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध और स्वास्थ्य संबंधी समाधान पेश करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी कारगर रही है, मतलब काफी सफल रही है, ठीक है। ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग की मदद से चौथी औद्योगिक क्रांति। देखो, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक का सीधा अर्थ होता है जानना, संज्ञान का अर्थ होता है जानना, और संज्ञानात्मक का अर्थ होता है जानी हुई कंप्यूटिंग की मदद से चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन और विनिर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो क्या कर रही है? औद्योगिक क्रांति जो आ रही है 4.0, वो ऑटोमेशन और विनिर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मतलब वो कह रही है अगर आपको एडवांस कुछ मतलब निर्माण करना है और बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाई टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं हो जाता है, हाई टेक्नोलॉजी का हमें क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे संसाधनों की ज्यादा उपयोग संभव हो सकेगा, अच्छा एक बहुत छोटी सी बात लो, संसाधनों को मतलब रिसोर्सेज तो हमारे पास उतने ही है बेटा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं। पीपीई किट क्या है? अब इतना तो मैं नहीं जानती पीपीई किट क्या है, ये कंप्यूटर की बात है, हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है पीपीई किट वगैरह के उत्पादन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बनाते नहीं हो, पीपीटी बनाते हो, पीडीएफ बनाते हो, ये वही किट्स की बात चल रही है जो एक प्रोग्राम हम सेट करते हैं कंप्यूटर में, है ना। और आपसे बोल रही थी इससे संसाधनों का ज्यादा उपयोग संभव हो सकेगा। संसाधनों का ज्यादा उपयोग कैसे होता है? 4.0 ही कह रही हूँ, ओ ही बोला जाता है, 2.0 4.0 कभी 0 नहीं बोला जाता।
अभी तो, है ना? 4.0 कहने का मतलब क्या, 4 बोलो डायरेक्ट, है ना? तो संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कैसे संभव हो सकेगा? एक बात बताओ बेटा, हमारे पास रिसोर्सेज़ तो उतने ही हैं, रिसोर्सेज़ तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इंसानों की क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब आप खुद देखो, अगर आप ये जो कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन, इसकी जगह आपको अगर अपने घर से बाहर जाके पर्सनल रूम लेके रहना पड़ता, आपको फीस देनी पड़ती हर महीने, कितने दिन आपको और कितना समय आपका घर से दूर बीतता, मतलब सारी तरह से रिसोर्सेज़ का नुकसान था। टेक्नोलॉजी से तो फायदा हुआ है, कोई कहीं बैठ के भी पढ़ सकता है ना? मैं बैंक पीओ में यही टॉपिक आया था मेरे में, सबके में इस टॉपिक्स आएँगे इसी तरह के, इसीलिए लेकर आई हूँ मैंने। बर्बादी के लिए गुंजाइश सीमित होगी, मतलब कम ही बर्बादी होगी फिर। सतत विकास की राह बनेगी। ज़ाहिर तौर पर इस प्रक्रिया में लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। सतत विकास मतलब हम कम रिसोर्सेज़ का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? मतलब ज़्यादा प्रयोग का मतलब रिसोर्सेज़ कम खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा दिन तक प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? सतत विकास कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहेगा लोग, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है? ज़ाहिर तौर पर इस प्रक्रिया में लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नवाचार के साथ किया जाए, तो इससे ज़बरदस्त संभावनाएँ पैदा होंगी। नवाचार कहते हैं बेटा इनोवेशन, किसी चीज़ के लिए मतलब इनोवेशन का मतलब हो गया नए-नए तरीके से कुछ काम करना, इनोवेशन, है ना? इनोवेशन मिल जाए के साथ जाए तो ज़बरदस्त संभावनाएँ तैयार होंगी, फिर तो इनोवेटिव भी आप ज़्यादा, टेक्नोलॉजी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो आपकी लाइफ में फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ होगा, है ना? सरकार अटल नवाचार योजना जैसी पहल के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों सरकार अटल नवाचार योजना आई थी, आपको पता है, जैसी पहल के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत संबंधित पक्षों को मंच और मिलकर काम करने का अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। सब लोग क्या करें, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है अटल नवाचार योजना का, और आप सब लोग मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब आपके लिए यहाँ पर अवसर है, आप यहाँ कार्य करें। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, सब कुछ तो डिजिटल हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना? कहीं जा रहे हो, पासपोर्ट, कोई आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वो भी शायद अब ऐसे हो गया है, काफ़ी कुछ, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया। फोन पे, कैश की जरूरत नहीं है, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब तो है ही ना, तो आपको इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। साथ ही इस कार्यक्रम से देश के ग्रामीण इलाकों में प्रौद्योगिकी और समाज के निचले तबके का विकास पहुंच रहा है, ये बहुत जरूरी है। एक बच्ची, मान लो कोई बच्ची है जिसके घर वाले उसे बाहर से नहीं निकलने दे रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, अब उसका मन है पढ़ने का, तो क्या करेगी? टेक्नोलॉजी है हमारे पास, रिचार्ज कराओ और पढ़ाई करो, बात खत्म। और इतना सब कुछ तो है ऑनलाइन आजकल। इससे अलग-अलग सामग्री को बड़े पैमाने पर स्थानीय भाषा में पेश करने की जरूरत भी पैदा हुई है। और घर बैठे अब तो सारी शॉपिंग हो जाती है, कपड़े खरीदने वो घर बैठे खरीद लो, है ना? ये सब। इससे अलग-अलग सामग्री को बड़े पैमाने पर स्थानीय भाषा में पेश करने की जरूरत भी हुई है कि भैया अगर कोई टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं तो उसमें ऐसा भी होना चाहिए जो सब लोग समझ लें, ऐसी भाषा भी होना चाहिए। है ना? ई-वॉलेट सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और एक कुछ आया था, एक और आया था डॉक्यूमेंट्स का, डिजिटल करके आया था, वो भी है। भारतीय भाषाओं को जानने समझने वाले लोगों के लिए प्रौद्योगिकी का अवसर आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या होगा फिर? जो भारतीय भाषा जानते हैं उनके अन्य भाषा नहीं जानते, तो वो भाषाओं को भी हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी अनुभव को आसान बनाया जा सकता है। भैया अपनी भाषा के में ही प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप देखते नहीं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे विच लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, जब देखेंगे तो लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी आने लगा है ऑनलाइन सब। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का उपयोग कर रही हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना? क्षेत्र की कंपनियां, आईटी जिसे हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का, हाँ, डिजी लॉकर, वेरी गुड, उपयोग कर रही हैं ताकि उनके उत्पाद बेहतर हो, मतलब वो जो भी उत्पादन कर रहे हैं वो बेहतर हो और स्थानीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं तक भी इसकी पहुंच संभव हो। डेटा की रियल टाइम यानी वास्तविक समय में निगरानी जैसी पहल से स्थानीय लोगों की जरूरत के हिसाब से डाटा को इकट्ठा करने के साथ इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जैसी लोगों की जरूरत है वो वैसा ही डाटा इकट्ठा करते हैं। अब आपसे पूछा जाए, अगर किसी छोटे बच्चे को मोबाइल दोगे 2 दिन को, तो वो क्या खेलेगा? वो खेलेगा जंपिंग जैक, है ना? जो आ रहे हैं गेम, कैंडी क्रश, लूडो, वो ये सब देखेगा। जैसी जरूरत है। अगर किसी बुजुर्ग को दे दोगे तो वो कथा सुनेंगे, और किसी स्टूडेंट को दे दोगे तो वो अपनी क्लासेस सुनेगा। कोई हाउस वाइफ है, उन्हें नाटक बहुत पसंद है, वो मोबाइल में नाटक देखेंगी। तो सब अपनी जरूरत के हिसाब से इकट्ठा कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं प्रौद्योगिकी को। प्रौद्योगिकी ने दुनिया का तौर तरीका बदल दिया है। इसकी मदद से चक्रवातों के बारे में पहले ही अनुमान पेश हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तूफान आने वाला है, 2 दिन बारिश होगी, कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी से तो पता चला। मौसम विभाग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो बता पाता है। पहले अनुमान पेश कर लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। साथ ही प्रौद्योगिकी की मदद से आपदा प्रबंधन की, बाढ़ वगैरह ना आए उसके लिए पहले ही प्रबंधन करना, बीमारी का पता लगाकर मरीजों के इलाज और अन्य कई माध्यम से बेहतर सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बहुत टाइम इसलिए लग रहा है आना, क्योंकि मैं समझा रही हूँ। अदरवाइज 3 मिनट से ज्यादा में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? कहा जाता है इंसान पहले प्रौद्योगिकी बना और इसके बाद प्रौद्योगिकी उसकी जिंदगी बनाती है। पहले बनाता है, बना है नहीं, बनाता है होना चाहिए। इंसान पहले क्या बनाता है? प्रौद्योगिकी बनाता है, और बाद में वही प्रौद्योगिकी उनकी जिंदगी बन जाती है। आज मोबाइल के बिना कोई जी भी नहीं पाता, है ना? हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 1990 के दशक के आरंभ में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑटोमेशन के जरिए किस क्रांति का दौर देखने को मिला? क्या यहाँ पर सिल्वर क्रांति या नील क्रांति की बात नहीं है? टेक्नोलॉजिकल क्रांति या डिजिटल क्रांति? अब देखो, 1990 के दशक के आरंभ में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑटोमेशन के जरिए डिजिटल क्रांति का दौर देखने को मिला। कौन सी क्रांति का? डिजिटल क्रांति। क्या होना चाहिए बेटा? डिजिटल क्रांति, ठीक है? तीन होगा, टेक्नोलॉजी क्रांति, टेक्नोलॉजी के जरिए क्रांतियां हुई हैं। ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स किसकी सहायता से चौथी औद्योगिक क्रांति, ऑटोमेशन और विनिर्माण में उत्पन्न प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कॉग्निटिव का अर्थ पूछ लिया इसमें। कॉग्निटिव का अर्थ होता है जाना हुआ, जानना, जानने योग्य, संज्ञानात्मक, जिसकी जानकारी हो। संज्ञान का मतलब ही जानकारी होता है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग। इजी क्वेश्चन है। पैराग्राफ तो इतना बड़ा आया, क्वेश्चन तो इसमें हलवा है। ऐसे ही होता है। किसके नाम से सरकार अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रही है? गांधी नवाचार योजना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। अटल नवाचार योजना, पंडित नवाचार नहीं, पटेल नवाचार नहीं, अटल नवाचार योजना। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां किस ताकत का उपयोग करके उत्पादन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं? तो सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? ग्रामीण इलाका, आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का उपयोग कर रही हैं। एआई जिसे आप कहते हैं, है ना? किसका प्रयोग कर रही है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति के कारण आज हम किस वस्तु पर निर्भर हैं? सीधी बात है, औद्योगिक नहीं। औद्योगिक तो उद्योग से संबंधित हुआ, आध्यात्मिक नहीं, विचारात्मक नहीं, प्रौद्योगिकी। हम सब किस पे डिपेंडेंट है? तो भैया प्रौद्योगिकी पर हम निर्भर हैं। कोई बात नहीं, 30 सेकंड बाद जाता है तो मैंने आपसे कुछ कहा थोड़ी ना। कोई बात नहीं, 30 सेकंड बाद बता दो। एक गद्यांश और कर लेते हैं। ये भी काफी बड़ा गद्यांश है। नहीं, वैसे बड़ा नहीं है, उससे छोटा है। वैसे तो बड़ा ही है, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा है उससे। तो बताइएगा। बहुत बढ़िया। वनों की सामान्य दुर्घटना, वन में जो घटनाएं होती हैं,
सामान्य दुर्घटना दावानल या दावाग्नि वनाग्नि होती है। दावानल क्या होता है बेटा? जंगल में लगी आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और जंगलों में सबसे ज्यादा जंगल में आपदा क्या आती है कि जंगलों में आग लग जाती है ना। वनों की सबसे सामान्य दुर्घटना दावानल होती है। कई दावानल प्राकृतिक कारणों से आरंभ होते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, ये इजी आपको लग रहा है इसे पढ़ने में। देखो एक चीज करेंगे, या तो अगर पैराग्राफ छोटा तो उत्तर कठिन, उत्तर कठिन, क्योंकि उन्हें आपका समय तो लगवाना है। पैराग्राफ बड़ा, बड़ा, उत्तर सरल, ये होता है उत्तर सरल। और मैंने आपको टफ भी कराया, सरल भी कराया। कल मैं जब आपको कराऊंगी ना, बताइएगा, तब आपको पता चलेगा। कल जो लास्ट क्लास कराऊंगी मैं। वनों की सबसे सामान्य दुर्घटना दावानल या वनाग्नि होती है। कोई दावानल प्राकृतिक कारणों से आरंभ होता है, मतलब नेचुरल वजह से कुछ हो जाता है ना। पत्थर रगड़ गए, पत्थर गिरा ऊपर से, उसने चिंगारी लगाई और आग में लग गई, आग लग गई पूरे जंगल में। जैसा कि आसमानी बिजली चमकने से भी होती है। आसमानी बिजली चमकने से पेड़ों में आग लग जाती है। हालांकि वर्षा होने से ऐसी आग बुझ जाती है और अधिक नुकसान नहीं होता। क्या होगा? बिजली कड़केगी, जंगल में आग लगेगी, फिर बरसात हो जाएगी बिजली कड़कने के बाद, तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं। ठीक है। पहाड़ों की ढाल पर आग यदि नीचे से लगती है तो उसका प्रसार तेजी से होता है। थैंक यू। क्या हुआ? क्या चाहिए भैया सिलेक्शन के बाद? बताइएगा। बिजली चमकने से पेड़ों में, हालांकि वर्षा से ऐसी आग बुझ जाती है और अधिक नुकसान नहीं होता। पहाड़ों की ढालों पर आग नीचे से लगती है तो इसका प्रसार तेजी से होता है। देखो आपने हमेशा सुना होगा अग्नि की लपटें ऊपर जाती हैं, नीचे नहीं आती। नीचे आएंगी भी तो बहुत लो लेवल से, लेकिन नीचे से ऊपर अग्नि की लपटें जाती हैं। आप समझ रहे होगे। तो पहाड़ों पर अगर आग लगी नीचे से लगी तो इसका प्रसार तेजी से होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ढाल के पास की गर्म हवा इसे ऊपर की ओर पहुंचा देती है और ज्वाला का विस्तार ऊपर की ओर होने लगता है। यदि ऊपर की ओर लगती है तो नीचे की ओर फैलने की संभावना कम होती है, क्योंकि आग भी नीचे नहीं जाती, हर चीज ऊपर। ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाएं दावानल के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। हिमालय पर्वत आप कहते हैं ना, फोल्ड माउंटेन इसे कहते हैं, ये युवा पर्वत है, आपको पता ही है। हिमालय पर्वत की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाएं दावानल के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, मतलब सबसे ज्यादा यही दावानल या दावाग्नि होती है। पश्चिमी हिमालय के भागों में पूर्वी हिमालय वनों की तुलना में बार बार आग लगने की संभावना रहती है। पश्चिमी, जैसे आप कहोगे हिमालय ऐसे करके रेंज जा रही है ना, तो ये पश्चिमी हिमालय हुआ, ये पूर्वी हिमालय हुआ, तो यहाँ पे ज्यादा आग लगती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्वी हिमालय के वन उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा घनत्व होता है, बहुत बारिश होती है तो बिजली वगैरह भी चमकती ही रहती है। ठीक है। चीड़ के वनों के गहन प्रसार के साथ हिमालय के कई हिस्सों में दावानलों की बारंबारता, मतलब बार बार दावानल होना, मतलब जंगल में आग लगना तथा तीव्रता बढ़ी है। हिमालय के वन, खास तौर पर गढ़वाल हिमालय के वन, कहाँ के वन? गढ़वाल हिमालय, आप जानते हैं उत्तराखंड में जो हिमालय वो गढ़वाल हिमालय कहलाता है। असम में जो है तो उसे हम असम हिमालय कहते हैं। और हाँ जी, समझ पा रहे हो ना। हिमालय के वन पिछली कुछ गर्मियों से निरंतर आग पकड़ रहे हैं। हर बार गर्मियों में वहां कुछ ना कुछ आग लग जाती है, जिससे उस क्षेत्र की वनस्पतियों को भारी नुकसान होता है। वनस्पति औषधियां इत्यादि जंगल में होती है, उसको नुकसान होता है और जानवरों को भी होता ही होगा, है ना। दावानल प्रायः मौसमी होते हैं, मतलब मौसम में रहते हैं। ये प्रायः सूखे मौसम में आरंभ होते हैं, मतलब सूखा पड़ रहा हो, मतलब ज्यादा बर्फबारी ना हो, सर्दी ना हो और बारिश ना हो उस समय में। ये समुचित सावधानियों द्वारा इन्हें रोका जाता है, समुचित सावधानियों द्वारा इन्हें रोका जा सकता है, मतलब पूरा अटेंटिव रहना चाहिए। वन विभाग तो हमारे यहाँ होता ही है ना। हिमालय में बर्फ है तो वहां आग कैसे लगती है? हिमालय पे आपको सिर्फ माउंट एवरेस्ट पता है, वहां बर्फ दिखाई दे रही है। हिमालय कोई छोटा है? हाँ, पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर से लेके जा रही है उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी रेंज। सिर्फ बर्फ का पहाड़ जहां होगा वहां तो लगेगी नहीं, जहां बर्फ का पहाड़ होगा वहां तो होगी नहीं। आपको हर जगह बर्फ, हिमालय पे पेड़ नहीं होते क्या? पेड़ भी तो होते हैं। ऐसा थोड़ी सारे हिमालय पे वही पहाड़ मतलब बर्फ पड़ रही है या बर्फ से ढके हुए हैं। निचले हिमालय नहीं ढकते बर्फ से। समुचित सावधानियों द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। सामान्यतः आग केवल तभी फैलती है जब इसके मार्ग में ईंधन की निरंतर आपूर्ति होती है, मतलब लगातार इसे ईंधन मिलता रहता है। सूखी लकड़ियां पेड़ों से गिरकर, सूखे पत्ते गिर गए, है ना। मैं पैराग्राफ में अंडरलाइन क्यों करती हूँ, मैं बताती हूँ क्यों करती हूँ, ताकि जब प्रश्न आएगा ना तो अंडरलाइन करते हुए मुझे ध्यान आ जाएगा ये चीज मैंने यहाँ अंडरलाइन की थी, यहाँ पे बोला गया था। ठीक है। इसलिए दावानल को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे फैलने से रोकना है। भैया सूखे पत्तों वगैरह की सफाई करते रहो, जो हम वनों के छोटे छोटे गड्ढों की सफाई द्वारा हासिल कर सकते हैं। वनों में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उनमें सब सूखे पत्ते बच जाते हैं, सूखी लकड़ियां बच जाती हैं, है ना। दावानल को रोकने के लिए कुछ अहम सावधानियां होती हैं, कुछ जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आग के स्रोत या ज्वलनशील स्रोत को दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ से अलग करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जंगल में कहीं पे आपने जलने वाली चीजें और सूखे पत्ते एक साथ आपको मिलकर रख दिए, है ना। दूसरा, आग के स्रोत पर नजर रखनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि आग किस जरिए से लग रही है, इसे नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक रूप से ढेर बनाकर भंडारित नहीं करना चाहिए। ठीक है, बताइएगा। निम्न में कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा है बताओ। निम्न समय, अब ये गुड़ाती गद्यांश है, इसमें आपको अपने आप आंसर निकालने पड़ेंगे। निम्न समय तक शुष्क मौसम बने रहने से रोकना। अच्छा एक बात बताओ, शुष्क मौसम बने रहने से रोकना, ऐसा कौन है जो मौसम को रोक सकता है? आप अपने लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं पर क्या आप मौसम को रोक सकते हैं? मतलब सर्दी पड़ रही है तो पूरे वातावरण को आप कह देंगे कि नहीं भैया सर्दी मत पड़ो, गर्मी पड़ो। हाँ जी, मुझे ये बताओ, ऐसा कोई है जो शुष्क मौसम बने रहने से रोक पाए? भैया मौसम तो जैसा है वैसा रहेगा ही, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर ना बनने देना, ये ठीक है। मतलब ज्वलनशील पदार्थों का जिसकी जरूरत नहीं है अनावश्यक ढेर ना बनाए। दावानल को नियंत्रित करने में वन अग्निशामकों को प्रशिक्षित करना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन ये हमारे गद्यांश में ऐसा कुछ दिया नहीं है। वन की सीमा के चारों ओर कचरा फैलाना, बताओ वनों के चारों ओर कचरा फैलाओगे? आप कहीं प्रकृति को गंदा करोगे? बिल्कुल नहीं। भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की तो बात ही नहीं हुई है ना। पूर्वी हिमालय या गढ़वाल हिमालय, तो आप कहेंगे मैम हमसे पश्चिमी हिमालय की बात की गई थी, पश्चिमी हिमालय में गढ़वाल हिमालय आएगा, पूर्वी नहीं आएगा, और लिखा भी था इसमें। देखो, पश्चिमी हिमालय के वनों में पूर्वी हिमालय के वनों की तुलना में बार बार आग लगने की संभावना है। ऐसा इसलिए भी होता है हिमालय के वन उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। चीड़ के वनों के गहन प्रसार के कारण हिमालय के कई हिस्सों में दावानलों की बारंबारता बढ़ी है। हिमालय के खास तौर पर गढ़वाल हिमालय के वन में पिछली कुछ गर्मियों में निरंतर आग लगी है। बताओ तो कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय, है ना। पूर्वी हिमालय नहीं, कौन सा? गढ़वाल हिमालय। आगे बढ़े। इस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं। ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्रों में नहीं उगते, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगते हैं, ऐसे वन जो पहाड़ों के ढाल पर उगते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। ऐसे वन जिसमें कचरा नहीं पाया जाता, कचरे की बात नहीं है। कैसे वन दावानलों की चपेट में आते हैं बताइएगा, कैसा आ जाएगा? सबसे सामान्य, जैसे कि आसमानी बिजली चमक, हालांकि वर्षा होने से अधिक नुकसान नहीं होता। पहाड़ों पर ढालों पर आग लगने से तो इसका प्रसार तेजी से होता है, क्योंकि ढाल के पास गर्म हवा से ऊपर की ओर पहुंचा देती है। मैंने कहां पढ़ा था? किस प्रकार के वनों में ज्यादा
दावानल प्राय मौसम में सामान्यतः आग केवल तब फैलती है जब मार्ग में ईंधन हो, इसलिए दावानल को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका। दूसरा आगे शोध क्या क्वेश्चन है, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व क्षेत्र में नहीं उगते। अब इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, अब इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। वो समझना ये इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे क्या था, आसमानी बिजली से आग लगी और तुरंत ही क्या हुआ, बारिश हो गई तो ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। अब वर्षा जब कम पड़ रही है, वर्षा घनत्व जहाँ कम है तो वहीं तो आग लगेगी, फिर तो यही है, फिर तो यही है, फिर तो यही है ना, बताइएगा। उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं, ऐसा इसलिए है पूर्वी हिमालय कैसे हैं, उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए पूर्वी हिमालय में क्या नहीं लगती, आग नहीं लगती। इसीलिए पूर्वी हिमालय में आग नहीं लगती क्योंकि आपको पता है मेघालय का जो पहाड़ है, मोसे नाम कहते हैं उसे शायद, वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला पहाड़ है ना। अरे मैं तुम्हें समझाने के लिए अंडरलाइन करती हूँ, अगली बार अंडरलाइन नहीं करूंगी मैम, हम पैराग्राफ अंडरलाइन कैसे करेंगे, तुम कैसी बातें करते हो छोटे बच्चों की तरह। मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं भी ना करूँ, ना ढाल वाला नहीं है। ऐसे मंजू यहाँ पे देखो, वो तो आग लगने के बाद बढ़ती है ना, ये तो आग लगने के बाद बढ़ती है ना, आग लगने के बाद की बात है, ये बाद की बात है कि ऊपर बढ़ेगी, लेकिन जब आग लग गई, लगेगी कहाँ पहले, ए आएगी। ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में होते हैं उनमें आग नहीं लगती, यहाँ चपेट में नहीं आती लिखा है, एक का भी क्यों बता रहे हो, चपेट में आते हैं लिखा है ना, तो कौन सी जिसमें वर्षा नहीं होगी वो चपेट में आएंगे। ये टफ लग रहा है तुम्हें इतना, ये टफ लग रहा है। अरे जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां आग क्यों लगेगी, ज्यादा हो रही है तो आग नहीं लगेगी ना, आग कम लगेगी ना, आग कम लगेगी ना, क्योंकि ज्यादा वर्षा होगी तो आग बुझ जाएगी ना। पहले पैराग्राफ में ये लिखा है, क्या लिखा है पहले पैराग्राफ में, वाकई तुमने तो कमाल ही कर दिया, छोटे बच्चे क्या ये तो, ये देखना, रुको। पश्चिमी हिमालय के वनों में पूर्वी हिमालय के वन की तुलना में बार बार आग लगने की संभावना रहती है, तुलना में बार बार आग लगने की संभावना बनी रहती है। क्या हो रहा है, बार बार आग लगने की संभावना बनी रहती है, किन में लग रही है, पश्चिमी में। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी हिमालय के वन उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। हिमालय में कम आग लग रही है, कम आग लग रही है, पश्चिमी में ज्यादा आग लग रही है क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, पूर्वी हिमालय में ज्यादा होती है। ओ भाई, अरे पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ में ये लिखा है पूर्वी में ज्यादा वर्षा होती है और ज्यादा वर्षा वाले में आग नहीं लग रही, लिखा तो है पश्चिमी हिमालय के वन में पूर्वी हिमालय के वनों की तुलना में बार बार आग लगती है, मतलब पश्चिम में ज्यादा लगती है, मतलब पश्चिम में ज्यादा लगती है, मतलब पूरब में नहीं लगती है, मतलब जहां ज्यादा वर्षा हो रही है वहां नहीं लग रही है। भाई तुमने बहुत परेशान किया मुझे क्या कर रहे हो, सी को क्लियर कर दीजिए आप। ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं यहाँ आग ज्यादा फैलती है, ज्यादा फैलती है कि अगर आग लग गई तो ये ऊपर की ओर फैलती जाएगी, ठीक है। लेकिन आग लगेगी किसमें ज्यादा लगेगी, तो जहां वर्षा घनत्व नहीं होगा, जहां वर्षा घनत्व नहीं होगा जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो, सच में समझ में नहीं आ रहा, इतना टफ है। अभी कौन बोल रहा था इतना इजी आएगा पीओ में आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती, बताओ। पहाड़ों का ढाल मतलब जो स्लोप होता है, ऐसे करके छोटी होती है तो ये स्लोप होता है, ये ढाल होता है, ठीक है गुड, बताओ। क्योंकि लोग उसे तुरंत देख लेते हैं, आसमानी बिजली किसी बहुत बड़े घने जंगल पे गिरी आप तुरंत देख लोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आग केवल सतह पर लगती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। बिजली चमकेगी, आग लगेगी और बिजली चमकने के बाद बारिश भी होगी, है ना हाँ मुझे अभी लगा थोड़ी देर को कि कहीं मेरे तो फ्यूज नहीं उड़ गया, मत करना, मैं नहीं कर रही। चलो, मुझे तो खुद पे डाउट हो गया था अभी अभी। निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है, कौन सी वनों के संरक्षण की बड़ी समस्या है, दावानल। सीधी बात है, स्माइल उड़ा दी थी तुमने 2 मिनट में, मैं स्माइल अच्छी है, उड़ गई थी स्माइल, रंग नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। चलो एक पैराग्राफ और है, कर लेते हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये भी विज्ञान के बारे में। चलिए, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया। अविभाज्य जिसको अलग नहीं किया जा सकता, घनिष्ठ मतलब बड़ा करीबी अंग बन गया है मानव जीवन का। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से, वे आविष्कार जो पहले नहीं सुने, अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा, जो चीजें सोची भी नहीं थी वो अब होने लगी हैं। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है, जो मॉडर्न जमाना है कहते हैं ना, ये विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीति, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक, अभियंता जो शिक्षा ले रहे होते हैं विद्यार्थी, तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। अप्रतिम प्रदेश कहते हैं जैसी, मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसकी कोई अन्य प्रतिमा नहीं है। प्रदेश का मतलब एक तरह से धरोहर कह सकते हो, अपने मतलब दिया जाने वाली चीज। प्रदेश मतलब कुछ ऐसा देना है ना, अप्रतिम, जैसा पहले कभी नहीं मिला है। अनुग्रहित किया है मनुष्य को, वो सब दे दिया जो मनुष्य ने सोचा भी नहीं था। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है, मतलब सब एनवायरमेंट कैसा हो गया, विज्ञान में हो गया है। डिजिटल बोर्ड विज्ञान, कैमरा विज्ञान, टाइपिंग विज्ञान, है ना, टाइपिंग क्या है, विज्ञान ही तो है। स्पेक्स हम चश्मे पहने, ये क्या है, साइंस लग रही है इसमें। माइक विज्ञान, घड़ी विज्ञान है, तो सब विज्ञान ही। बैटरीज पड़ रही है, विज्ञान। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान। सोचो है या नहीं विज्ञान, है या नहीं विज्ञान जी, विज्ञान है, बिल्कुल विज्ञान है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी की रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते। ऐसा नहीं रसोई घर में देखो, रसोई घर में मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, गैस होता है, सब विज्ञान है ना, ठीक है। भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। देख लो, चांद पे भी जाके लोग रहने लगे हैं, मतलब रहने लगे कि चांद पे भी प्लॉट खरीदने की तैयारी में लग गए हैं। कितनी बार हुआ है, अंतरिक्ष में कितने जा रहे हैं, बताइए, सब विज्ञान है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव, अद्यतन मतलब अपडेटेड, मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। प्राणी जगत मतलब दुनिया का जगत, ये जो प्राणियों का जीवों का जगत है ना, वो क्या है, प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वे सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयांक्रांत और संत्रस्त रहता है। भय से आक्रांत मतलब डरा हुआ, और संत्रस्त नहीं है। मतलब ऋतु आ रही है ना, मौसम आ रहा है, उसका भी कोई डर नहीं होता है। विद्युत ने उसे आलोकित किया, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ने आलोकित मतलब प्रकाश में किया है। आलोकित का क्या मतलब है, आलोक प्रकाश को कहते हैं, तो कहते हैं प्रकाशमय किया है, उसे रोशनी दी है। उष्णता और शीतलता, उष्णता होता है ये, उष्णता सर्दी गर्मी, उष्णता और शीतलता है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है। भैया गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है, विज्ञान है। सर्दी लगे, हीटर चला लो, विज्ञान है।
बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। और देखो मनोरंजन क्या, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप कार्टून देख रहे हो, अगर आप ये छोटी आप बड़े हो तो नाटक देख रहे हो, सीधी बात है ना। यातायात एवं संचार के साधनों में विकास के समय यातायात एवं संचार के साधनों में विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। देख लो आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके, सीधी बात है। और समूचा विश्व एक परिवार लगने लगा है। आप घर से कितनी भी दूर हैं, वीडियो कॉल कर लो, सबका पास में ही है ना। विश्व एक परिवार लगने लगा। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य हो गई है, मतलब पैसा पहले से ज्यादा हो गया है। और मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्त आमलक, हाथ में रखे आंवला, हाथ में रखा हुआ आंवला कैसा होता है बेटा, आप कहेंगे मैम बड़ा इजी टास्क है, हाथ में रखा आंवला, ठीक है। हस्त आमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है, अंतरिक्ष में भी मनुष्य जाने लगा है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया, बुद्धि का विकास कराया। हाँ जी। और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति थी, मतलब विज्ञान के अनुसार सोचने के लायक बनाया गया। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों, सुपरस्टिशन होते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ मतलब सच्चाई और सम्यक जीवन भी जी सकता है, संतुलित जीवन भी जी सकता है। अरे सारी लाइन मैंने पढ़ने को दिक्कत नहीं इससे। अच्छा ये रह गया, धनधान्य शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है, मतलब सोचने लायक है, देखने लायक है, अभिनंदन करने योग्य है, वेलकम करने योग्य है, ठीक है। इससे मनुष्य यहाँ पे आ जाओ, इससे मनुष्य के युगों में अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दक्यानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है। मानव को चाहिए वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे, क्रिएटिव फील्ड में से लगाए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत का स्वामी है। विद्युत की बात नहीं है, मनुष्य है प्रकृति और प्राणी जगत का स्वामी। लिखा था प्राणी जगत, ये भी नहीं ये भी नहीं, प्राणी जगत का स्वामी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया है, मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया, उसे मुक्ति मिली किससे, संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्टताएं और औपचारिकताओं से। बताइएगा, पुरानी शिष्ट भ्रमपूर्ण रूढ़ी विचार, देखो पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से। विज्ञान के आपकी पुरानी अच्छी औपचारिकताएं हैं, जैसे पैर छूना हो गया, बड़ों का सम्मान करना हो गया, उन्हें रोकता है, बिल्कुल नहीं रोकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, ये तो सही है, इसकी तो मतलब ये तो गलत ही नहीं है। ये आएगा क्या रोकता है, भ्रमपूर्ण रूढ़ियोंवादी विचारधारा से बचाता है। प्राचीन संस्कृति अभी चल रही, विज्ञान कभी मना नहीं करता प्राचीन संस्कृति मत चलाओ। संस्कृति अलग चीज है, रूढ़िवादिता अलग चीज है, रूढ़िवादिता मतलब दकियानुसीपना ये अलग चीज है ना। अंधविश्वासों रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर संतुलित बना है, समझ गए, सी आएगा। विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण है यातायात और संचार साधनों का विकास। सही बात है, संचार मतलब बातचीत कर लेते हो आप और कहीं भी जा सकते हो, यातायात के साधन भी बढ़ गए हैं। 14वां क्वेश्चन, हस्तामलक, हस्तधन आमलक अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य नहीं। हाथी के लिए आंवले की तरह, आप कहेंगे पास में रखे आंवले की तरह, हाथ में रखे आंवले की तरह, हस्त में रखे आंवले की तरह, इतना इजी हो गया, पास में आंवला रखा उठा के कंज्यूम कर लो, ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन प्रबंध से आशय है, आप HW है आपका, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और कल आखिरी बार गद्यांश टब्बा लेकर के हम इस क्लास को एंड करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक वाक्य पुनर्वस्था का रखेंगे, ठीक है। मैं मिलती हूं आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।